हेलो एंड वेलकम टू साइथामेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स और बेसिस के बारे में तो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हैं और हम क्या जानते हैं, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में सॉर होते हैं यानी खट्टे होते हैं खाने में, और जो ब्लू लिटमस का कलर रेड कर देते हैं। और ऐसे बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और वो रेड लिटमस का कलर ब्लू कर देते हैं, है ना। ये तो आप छोटी क्लासेस से बात जानते हैं। अब आज इस चैप्टर में हम एसिड्स और बेसिस की और थोड़ी सी इलेबोरेट डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअली एसिड्स क्या सब्सटेंसेस, ऐसा क्या है जो एसिड्स को एसिड बनाता है, ऐसा क्या होता है बेसिस में जो बेसिस को बेसिस वाली प्रॉपर्टीज़ देता है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि हमें कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है और हमें पता लगाना है कि ये एसिड है या ये बेस है, तो हम उसको टेस्ट तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कई सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें हमारे टिश्यूज़ को डैमेज पहुंचा सकते हैं, बर्न्स कॉज कर सकते हैं या पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो हर केमिकल कंपाउंड को हम टेस्ट करके तो नहीं देख सकते कि हाँ ठीक है, ये सॉर है टेस्ट में तो ये एसिड होगा, और ये बिटर है तो ये बेस होगा। तो इसका मतलब ये पता लगाने का कि गिवन कंपाउंड एसिड है या बेस है और कोई तरीका होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या बना रखे हैं, उसके लिए हमारे पास है इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ये क्या है? ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एसिड्स के साथ कुछ और कलर देते हैं और बेस के साथ हमें कुछ और कलर देते हैं। एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कुछ और कलर का सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, बेस के साथ में रिएक्ट करके कुछ और कलर का सब्सटेंस ही फॉर्म करते हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। ये क्या है? केमिकल्स यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, न्यूट्रल और एल्केलाइन। ये वो केमिकल्स हैं जो ये पता लगाने के काम में आते हैं कि कोई गिवन एक्वस सॉल्यूशन यानी किसी चीज़ को जब हम वाटर में डिजोल्व करके उसकी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोई एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाई हुई है किसी केमिकल की, हमें पता लगाना है कि ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, या फिर एल्केलाइन यानी ये बेसिक है। वो पता लगाने के काम आते हैं जो केमिकल्स, उन्हें हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो इन केमिकल्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इंडिकेटर्स को, नेचुरल इंडिकेटर्स या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, यूजुअली प्लांट सोर्सेज से ही हमें मिलते हैं, और ये पता लगाने के काम में आते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। जबकि सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या है? ये मैन मेड सब्सटेंसेस हैं, मैन मेड केमिकल्स हैं जो हमें ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स की, हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपने घर में देखा ही हुआ है वो तो है टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। तो आपने देखा होगा जब आप खाना खा रहे होते हैं और टर्मरिक खाना खाना यूजुअली हमारे घरों में टर्मरिक डाल के ही बनता है, तो वो खाना आपके कपड़ों पे गिर जाता है, और जब आपकी मम्मी उन क्लॉथ्स को वॉश करती हैं साबुन से, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा वो जो येलो स्टेन होता है हल्दी का, वो कैसा हो जाता है? वो रेड हो जाता है। जब उस पर साबुन लगाई जाती है तो वो येलो स्टेन रेड हो जाता है, और फिर जब उस साबुन को और कपड़े को खूब सारे पानी से फिर से धो देते हैं तो वापस से जो वो रेड हो गया था, जो स्टेन रेड हो गया था, फिर से वो वापस येलो कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि सोप जो होती है, सोप एक्चुअल में बेसिक सब्सटेंस है। तो सोप क्या है? बेसिक सब्सटेंस है। तो टर्मरिक को जब भी हम किसी बेस के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो वो रेड कलर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ टर्मरिक कैसे काम में आ रही है हमारे? अगर टर्मरिक किसी सब्सटेंस के साथ में रेड कलर दे रही है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो कलर बेस है, और अगर अपना कलर चेंज नहीं कर रही किसी सब्सटेंस के साथ में तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जैसे चाइना रोज है, रेड कैबेज है और लिटमस।
लिटमस तो आप बचपन से इसका नाम सुनते चले आ रहे हैं। लिटमस बनता किससे है? ये बनता है लाइकेंस से। लाइकेंस क्या है ये भी आपने पढ़ा हुआ है। लाइकेंस होते हैं एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं तो उन्हें हम लाइकेंस कहते हैं। लाइकेंस किसके बने? इनका एक पार्ट बना होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का और कुछ पार्ट इनका बना होता है किसी पर्टिकुलर फंगस का। ठीक है, तो उन्हीं लाइकेंस से ये लिटमस नाम का सब्सटेंस डिराइव किया जाता है, जो कि यूजुअली पर्पल कलर की इसकी सॉल्यूशन होती है, लेकिन जब इसमें हम एसिड ऐड करते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, और जब इसमें बेस ऐड करते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी इस लिटमस को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी स्ट्रिप्स आती हैं दो अलग अलग कलर्स में, रेड कलर का लिटमस पेपर आता है और ब्लू कलर का लिटमस आता है। तो रेड लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर बेस डालते हैं तो बेस इसको ब्लू कर देता है। बेस डालेंगे इसमें तो क्या कर देगा? इसका कलर ब्लू कर देगा। और ऐसे ब्लू लिटमस पेपर पर अगर बेस डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इस पर एसिड डालेंगे तो इसका कलर रेड हो जाता है। तो ये तो है नेचुरल इंडिकेटर्स। उसके अलावा मैन मेड इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन एक कलरलेस सब्सटेंस है। एसिड में तो इसका कलर चेंज होता नहीं है, कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस के साथ में ये पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का एक सब्सटेंस है, केमिकल है। जब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं तो ये रेड कलर देता है, और जब हम इसमें बेस ऐड करते हैं तो ये येलो कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनमें जब हम एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसमें कलर चेंज तो नहीं होता, लेकिन उनकी ऑर्डर यानी स्मेल में चेंज हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। जैसे वनीला, वनीला की स्मेल तो आप सबको पता ही है कैसी होती है। क्लोव यानी लौंग, अनियन, प्याज, ये सब क्या है? इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो जब हम इसमें कोई एसिड ऐड करते हैं तो इनकी स्मेल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इसमें बेस ऐड कर दें तो क्या होता है? इनकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जिससे हम इन्हें पहचानते हैं, वनीला को, क्लोव को और अनियन को, वो स्मेल जो है वो वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बेस के साथ में। तो ये जो हमने अभी बात की, इसको अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें, समराइज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ये इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है? ये हैं सिंथेटिक यानी मैन मेड इंडिकेटर्स। सिंथेटिक यानी मैन मेड इंडिकेटर्स। इनमें स्पेशल बात क्या है? फिनोफ्थलीन का जो ओरिजिनल कलर है वो कैसा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कलरलेस है। मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर की है, लेकिन एसिड के साथ तो ये फिनोफ्थलीन तो एसिड के साथ में कोई कलर चेंज इसमें होता नहीं है, कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस के साथ में ये पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज में अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो वो रेड कलर देता है, बेस ऐड करते हैं तो येलो कलर देता है। टर्मरिक, रेड कैबेज और लिटमस, ये तीनों क्या हैं? ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। ये है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो टर्मरिक आपको पता ही है येलो कलर की होती है, और जब इस एसिड के साथ में तो इसमें कोई कलर में चेंज नहीं होता, लेकिन बेस के साथ में इसका कलर रेड हो जाता है। ऐसे रेड कैबेज का जो जूस होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब हम उसमें एसिड ऐड करते हैं तो वो रेड हो जाता है, बेस के साथ में वो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। लिटमस अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन है तो वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन एसिड के साथ में वो रेड हो जाता है और बेस के साथ में वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, क्लोव, अनियन और वनीला, जो एसिड के साथ में जिनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस के साथ अगर हम उसको रिएक्ट कराते हैं तो उनकी स्मेल वैनिश हो जाती है, स्मेल उनकी आनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन। सबसे पहला इस चैप्टर का जो है, इसमें कह रहे हैं यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी। ठीक है, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर टू कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन। तो एक में, इनमें से एक में वाटर है, एक में एसिड है, एक में बेस है।
और हमें एक दिया गया है रेड लिटमस पेपर, दिया गया है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? हम इस रेड लिटमस पेपर को यूज़ करके कैसे पता लगा सकते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक करके इन टेस्ट ट्यूब्स में अपने रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, जिसमें वाटर है वो तो रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा, उसमें रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। जिसमें एसिड है उसमें भी रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। लेकिन जिसमें बेस प्रेजेंट होगा उसमें रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जिस भी सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू हो गया वो सॉल्यूशन हमारा बेस है ना। जिस भी सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू हो गया वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन हमारा बेस है। इसको हमने अलग निकाल कर रख लिया। अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस बचे सिर्फ, एक में पता है हमें कि वाटर है और एक में हमें पता है कि एसिड है। अब हमारे पास लेकिन है क्या, रेड लिटमस हमारा ब्लू हो गया था, तो अब हमारे पास है ब्लू लिटमस पेपर। अब हम ये ब्लू लिटमस पेपर के एक एक करके इन सॉल्यूशंस में डिप करेंगे। तो जिसमें कोई चेंज नहीं होगा वो वाटर है। वाटर में तो अभी भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा। लेकिन एसिड में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर वापस से रेड कलर का हो जाएगा। तो इन दोनों में से जिस सॉल्यूशन में अब कलर ब्लू लिटमस का कलर रेड हो गया वो एसिड है, और जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था वो वाटर है। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर लिया हमने, एक एक करके तीनों सॉल्यूशंस में डाल रहे हैं इसको। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो या तो वाटर है या एसिड है। कलर चेंज हो गया, ब्लू बन गया वो, तो वो सॉल्यूशन बेस थी। उसके बाद हमने क्या किया, जो अब हमारा रेड लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का हो चुका है, उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को हमने बची हुई दोनों सॉल्यूशंस में डाला। तो जिसमें कलर चेंज वापस से रेड हो गया वो एसिड है, और जिसमें कलर में कोई चेंज नहीं हुआ वो वाटर है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करके ये क्या क्या फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी यहाँ पर हमें दे रखी है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक टेस्ट ट्यूब हमें दिखाई दे रही है। उस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक क्या है, मेटल है, तो जिंक मेटल के पीसेस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और हमने इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड हमने ऐड किया है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 हमने ऐड किया है। तो क्या होगा, हम देखेंगे कुछ रिएक्शन होगी, कुछ बबल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। अब बबल्स बन रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है ये पता लगाने के लिए हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को हमने ऊपर से बंद किया हुआ है कॉर्क लगा के, और इसमें एक हमने डिलीवरी ट्यूब ये डाली हुई है, और इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से इस गैस को हम पास करा रहे हैं सोप सॉल्यूशन में। इससे क्या होगा, जो बबल्स फॉर्म होंगे उन बबल्स के अंदर ये गैस फिल्ड होगी, है ना, सोप बबल्स फिल्ड विद गैस हमें मिलेंगे। फिर हमने क्या किया, एक बर्निंग कैंडल हम लेकर आए और उससे हमने इस गैस को बर्न किया। तो हम क्या देखेंगे कि ये गैस एक पॉप साउंड के साथ में बर्न होगी। और कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है, वो है हाइड्रोजन गैस। इसका क्या मतलब है, जब हम एसिड और मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड को और मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, और साथ में एक और केमिकल कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। इस सॉल्ट के बारे में भी इस चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एसिड्स और बेसिस को पढ़ने के बाद फिर सॉल्ट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तो हम इतना ही समझते हैं कि सॉल्ट क्या है, एक तरह का केमिकल कंपाउंड है। तो एसिड्स प्लस मेटल, एसिड को जब हम मेटल के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, एक केमिकल बनता है सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे ये जो रिएक्शन है इसको हम अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमने यहाँ क्या लिया था, सॉलिड जिंक लिया था मेटल, और उसमें हमने ऐड किया था डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये है एसिड एक। तो हमने क्या देखा, एक केमिकल बना सॉल्ट, वो सॉल्ट यहाँ पर क्या था, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट नाम का यहाँ पर बनेगा एक सॉल्ट, और साथ में प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, जो बबल्स की फॉर्म में हमें यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये तो हो गई मेटल्स एसिड्स की बात। क्या बेसिस भी ऐसे रिएक्शंस देते हैं? तो जनरली तो बेसिस मेटल्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल केसेस में बेस मेटल के साथ में रिएक्ट कर सकता है। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये एक बेस है। इसको जब जब हम जिंक मेटल के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन हो पाती है, और यहाँ पर भी क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं और साथ में बनता है एक सॉल्ट। लेकिन वो सॉल्ट क्या है? वो जिंक सल्फेट नहीं है। सॉल्ट कौन सा बनता है? वो बनता है सोडियम जिंकेट। एक डिफरेंट सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन हर बेस मेटल्स के हर मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ कोई कोई बेस किसी किसी मेटल के साथ में ही रिएक्ट करता है। तो एसिड्स तो सभी मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जनरली बेसिस मेटल्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर केसेस में ये रिएक्शन पॉसिबल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। एक और चीज़ अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, जब एसिड्स के साथ में रिएक्शन हो रही थी मेटल की, तो हमें मिला था जिंक सल्फेट। अब ये जो जिंक सल्फेट है एक्चुअल में ये दो आयन्स से मिलकर बना है, जिंक आयन्स और सल्फेट आयन्स। ये जो जिंक आयन्स हैं कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी ये है केटायन, हमारे सॉल्ट का केटायन पार्ट है। और सल्फेट आयन ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसको हम बोलते हैं ये हमारे सॉल्ट का एनायन पार्ट है। तो यहाँ हमने देखा कि जो सॉल्ट बना उसका केटायन पार्ट मेटल का बना हुआ है, मेटल आयंस का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब सेम रिएक्शन हमने बेस के साथ में जिंक की तो जो हमें सॉल्ट मिला Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट, यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है वो है सोडियम आयन, और ये जो ZnO2 है ये कैसा है? ये है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जो कंपाउंड अब हमारे पास बना, जो सॉल्ट हमारे पास बना, जिंक उसके एनायन पार्ट में प्रेजेंट है, उसके केटायन पार्ट में प्रेजेंट नहीं है। जिस मेटल के साथ हम रिएक्ट करा रहे थे वो अब सॉल्ट के एनायन का पार्ट है ना। और जबकि एसिड के साथ जब हम मेटल को रिएक्ट करा रहे थे तो जो सॉल्ट बन रहा था वो हमारे सॉल्ट, वो जो जो मेटल के साथ हम रिएक्ट करा रहे थे वो हमारे सॉल्ट का केटायन पार्ट फॉर्म कर रहा था। तो ये भी एक डिफरेंस है जब मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड्स रिएक्ट कर रहे हैं और बेसिस रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स के साथ में। एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो जो भी मेटल है वो बनने वाले सॉल्ट का केटायन पार्ट फॉर्म करेगा, और जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो भी मेटल है वो बनने वाले सॉल्ट का एनायन पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद आती है दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं किसी एसिड को तो क्या बनता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तीन चीज़ें फॉर्म होती हैं। अगर हम रिएक्ट कराते हैं किसी एसिड को किसके साथ में? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या बनता है? तीन चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट, एक सॉल्ट बनता है, साथ में CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में वाटर फॉर्म होता है। इसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी हम यहाँ पर करके अगर देखें तो हमने यहाँ क्या किया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। सोडियम मेटल है और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके बना रहा है सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या है? मेटल कार्बोनेट है ये। और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हमने इसमें ऐड किया है। तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे कि कुछ बबल्स फॉर्म होने शुरू होंगे, और ये बबल्स बन रहे हैं इसका मतलब कोई गैस फॉर्म हो रही है। फिर हमने क्या किया? एक डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से इस गैस को हमने इस बार पास किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस, इसकी एक्वस सॉल्यूशन से हमने अपने गैस को पास किया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन को हम लाइम वाटर भी कहते हैं। तो हम इस गैस को कहाँ से पास कर रहे हैं? हम इसको लाइम वाटर में से पास कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की यानी वाइट कलर का हो जाएगा,
और हमें पता है कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है, वो है CO2 गैस। इसका मतलब इस रिएक्शन में कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। तो जितने भी एसिड्स हैं सब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं और वाटर बनाते हैं। लेकिन बेसेस ये रिएक्शन नहीं देते। बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट नहीं करते। एसिड्स के अगर हम एग्जांपल देखें, इक्वेशंस देखें, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl क्या बनाएगा, ये जो सॉल्ट बन रहा है वो कौन सा है यहाँ पर, NaCl, और साथ में वाटर बन रहा है और CO2 बन रहा है। ऐसे अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराते तो सॉल्ट तो सेम ही बनता, NaCl, और वाटर बनता और CO2 बनता, सेम ही चीज़ें फॉर्म होती। अब ये जो हमने CO2 गैस बनी है, इसको जब हमने पास किया लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन से, तब क्या रिएक्शन होती है, ये लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है, क्या फॉर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, ये डिजोल्व नहीं होता वाटर में, तो ये बन जाता है उसका प्रेसिपिटेट, और इसका कलर कैसा होता है, वाइट। वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से हमें सॉल्यूशन मिल्की टर्न होते हुए दिखाई देती है। लेकिन इसमें भी इस कमाल की बात क्या है कि अगर आप इस CO2 को एक लंबे टाइम तक पास करेंगे, अब हम क्या करें, एक्सेस ऑफ CO2 पास करें, CO2 इस सॉल्यूशन में से पास करते रहे करते रहे करते रहे, शुरू में तो क्या हुआ, लाइम वाटर मिल्की हो गया, लेकिन जब हम एक्सेस ऑफ CO2 इसमें पास करेंगे तब भी हम CO2 पास करते चले जाएंगे। फिर क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये जो वाइट PPT बना था, ये अब रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर की प्रेजेंस में, और अब बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये फॉर्म कर देगा एक और केमिकल, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसमें स्पेशल बात क्या है कि अब ये वाटर में सोल्यूबल है, ये तो डिजोल्व हो जाता है पानी में, तो ये तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, और जो वाइट कलर हमें दिखाई दे रहा था सॉल्यूशन में, वो वाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन दोबारा से कैसी हो जाएगी, सॉल्यूशन दोबारा से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, सॉल्यूशन टर्न्स ट्रांसपेरेंट, दोबारा से कलरलेस हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट कह लें या कलरलेस कह लें, एक ही बात है, ठीक है, वो दोबारा से कलरलेस हो जाएगी। तो अगर हम लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट नाम का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम एक्सेस ऑफ CO2 इसमें पास करते हैं तो लाइम वाटर दोबारा से कलरलेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, जो कि वाटर में सॉल्यूबल है, और इसीलिए वो तो पूरा डिजोल्व हो जाता है वाटर में, और हमारी सॉल्यूशन दोबारा से कलरलेस हो जाती है। बेसिस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते। तीसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अब हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि ये एसिड्स और बेसिस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम एक एसिड और एक बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड के इफेक्ट को बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस के इफेक्ट को एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो जो केमिकल हमारे पास सॉल्ट बनता है वो कैसा बनता है, न्यूट्रल कंपाउंड एक फॉर्म होता है। तो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये एक बेस का नाम है, ये एक बेस है, बेसिक कंपाउंड है, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन है इसकी, एक्वा सॉल्यूशन हमने लिया इसकी, यानी वाटर में डिसॉल्व करके हमने NaOH को लिया हुआ है, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे इनकी एक्वा सॉल्यूशन को, तो क्या बनेगा, NaCl यानी सॉल्ट। NaCl क्या होता है, टेबल सॉल्ट, जो हम अपने घर में खाने का सॉल्ट यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं खाने वाला, वही NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और साथ में बनता है H2O यानी वाटर, ठीक है। तो कभी भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। ऐसी एक और अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें, यहाँ पर एक और बेस हम ले लें KOH। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है,
इसको अगर हम रिएक्ट करा दें सपोज H2SO4 के साथ, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं हम दोनों की, KOH की भी और H2SO4 की भी, यानी वाटर में डिजोल्व करके हमने सोल्यूशन बनाई है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ये एक एसिड है। तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर तो बनना ही है, लिक्विड वाटर बनेगा। और सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पर? सॉल्ट यहाँ पर बनेगा K2SO4, यानी पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये बन गया हमारा सॉल्ट और साथ में बन गया वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड्स यानी जो दो तरह के आयन से मिलकर बने एक मेटल आयन्स हैं उसमें, और एक ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है Na2O, ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल वाला पार्ट है इसका, ये ऑक्साइड आयन वाला पार्ट है। तो ये क्या है? एक मेटल ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है ना। या हम कह रहे हैं K2O, ये क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये सब क्या है? ये मेटल ऑक्साइड्स हैं। मेटल ऑक्साइड्स को जब हम एसिड्स के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये भी हमें सॉल्ट और वाटर ही देते हैं। और अभी हमने पीछे क्या देखा था कि बेसिस एसिड्स के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये कैसे हैं? ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ये भी बेस की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये सारे मेटल ऑक्साइड्स बेस की तरह ही बिहेव करते हैं, इसलिए ये एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ में ये रिएक्ट नहीं करते। तो एसिड्स के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, फिर से वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही यहाँ पर हो रही है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो हमने लिया है यहाँ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्योंकि मेटल ऑक्साइड है तो ये कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह। और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा वाटर और साथ में एक बन गया है यहाँ पर सॉल्ट। इस सॉल्ट का नाम क्या होगा? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड की ब्लू ग्रीन कलर की सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन। ओके, तो मेटल ऑक्साइड्स के साथ में एसिड रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड प्लस बेस अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। लेकिन अगर हम ले लें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी एक नॉन मेटेलिक कोई एटम है हमारे पास और उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके करा के उसका ऑक्साइड बना रखा है, जैसे CO2। CO2 में क्या है? कार्बन। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है और उसको ऑक्सीजन, ये उसी का ऑक्साइड है ये, तो CO2 क्या है? एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो हमने क्या देखा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को अगर हम एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन बेस के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को अगर हम रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ में तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी दिखाई दे रही है। हमें पता है बेस के साथ में कौन रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है? एसिड्स रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक होते हैं, ये भी एसिड्स की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक होते हैं, इसलिए बेस के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्योंकि एसिडिक होते हैं तो अगर हम इनको एसिड्स के साथ में ही रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये है हमारा एक बेस है। इस बेस को हम रिएक्ट करा रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये है एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो नेचर कैसी होगी इसकी? एसिड की तरह ये बिहेव करेगा, एसिडिक नेचर का होगा ये। तो क्या मिलेगा हमें? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि है एक सॉल्ट और साथ में हमें मिल रहा है वाटर, तो ये बना रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं ये डिस्टिंग्विश करने के काम में आती हैं हमारे एसिड्स और
बेस में। जैसे कि अगर हमने पहले रिएक्शन मेटल्स के साथ अगर कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एसिड ही होगी, क्योंकि बहुत ही कम बेसिस ऐसे हैं जो मेटल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल कार्बोनेट्स के साथ अगर कोई केमिकल रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कोई अगर सब्सटेंस रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब वो मेटल होगा, क्योंकि बेसिस ये रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो वो बेस होगा। बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो वो एसिड होगा। ऐसे ही अगर कोई सब्सटेंस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो वो एसिड होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो वो बेस होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये, इनको फटाफट से हम देख लेते हैं। हमें अब इनके आंसर्स आ जाने चाहिए इतना सारा पढ़ने के बाद। वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उन्हें हमें ब्रास और कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। बेसिकली बात करें तो उन्हें मेटल के कंटेनर्स में हमें क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो सॉर सब्सटेंसेस हमें पता है, जितने भी सॉर सब्सटेंसेस हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। और हमें ये भी पता है कि एसिड्स मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी हमने पीछे देखा था। तो अगर हम सॉर सब्सटेंसेस को ऐसे मेटल के वेसल्स में रख देंगे तो क्या होगा, कुछ रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन करके कुछ सॉल्ट फॉर्म होगा और दिस सॉल्ट में भी पॉइजनस, ये सॉल्ट कोई पॉइजनस भी हो सकता है हमारे लिए हार्मफुल हो, है ना, पॉइजनस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो हमारी खाने की चीज़ें वो खराब हो जाएंगी, वो फिर खाने लायक नहीं रहेंगी। तो इसीलिए क्योंकि एसिड्स मेटल के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इसलिए हम सॉल्ट सब्सटेंसेस को या एसिडिक सब्सटेंसेस को मेटल के वेसल्स में नहीं रखते। Which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ में तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, अभी ऊपर ही हमने बात की थी, एक तो बनता है सॉल्ट और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ही वो गैस है जो लिबरेट होती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अभी हमने पीछे एक्टिविटी ही करके देखी थी। जिंक मेटल में अगर हम रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ में तो क्या बनता है, ZnSO4, ये तो हो गया हमारा सॉल्ट और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। इस गैस की प्रेजेंस को टेस्ट कैसे करेंगे, हम इसको पास करेंगे किसमें से, सोप सोल्यूशन में से। और जो बबल्स बनेंगे, अब जो बबल्स बनेंगे उनके अंदर क्या भरी हुई होगी, हाइड्रोजन गैस बनी हुई होगी। उसको हम उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो बबल्स हैं इनके अंदर जो गैस है वो बर्न कर रही है विद अ पॉप साउंड। गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ में वो पॉप साउंड के साथ में वो गैस बर्न हो रही है। ठीक है, पॉप जैसे हम कॉर्क निकालते हैं ना बॉटल में तब आवाज आती है पॉप, वैसी वाली। या पॉपकॉर्न पॉप होता है जब हम पॉपकॉर्न बनाते हैं तो जैसी साउंड आती है वो वाली पॉप साउंड के साथ में गैस बर्न हो रही है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं एक कंपाउंड है हमारे पास, मेटल कंपाउंड है, मेटल का बना हुआ है, उस कंपाउंड को हमने ए नाम दिया हुआ है, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के साथ में रिएक्ट करके एफरवेसेंस यानी बबल्स प्रोड्यूस करता है ना, विग्रसली रिएक्ट करके बहुत सारे बबल्स बनाता है। और ये जो गैस प्रोड्यूस हुई है ये एक बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। बर्निंग कैंडल को बुझा देती है तो ये गैस क्या होगी, ये गैस होगी ज़रूर CO2, क्योंकि ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती तो ये और बर्न कर रही होती, बर्निंग कैंडल को बुझा नहीं रही होती। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन की। और हमें कह रहे हैं कि जो कंपाउंड्स फाइनली बन रहे हैं उनमें से एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड है। तो हमें बोला क्या ए है, कोई मेटल का कंपाउंड है, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बबल्स बन रहे हैं और जिस गैस के बबल्स बन रहे हैं वो गैस जो है वो एक बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, बुझा देती है, यानी वो गैस तो पक्का CO2 गैस बन रही है। और साथ में हमें कह रहे हैं कि एक कंपाउंड बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, यानी बन रहा है एक सॉल्ट, सॉल्ट बन रहा है, CO2 गैस बन रही है। ठीक है, और कोई मेटल का कंपाउंड यहाँ पर है तो एसिड मेटल के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हमें पता है क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस
वाटर प्लस CO2। अभी हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी, तो इसका मतलब ये उसी वाली रिएक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। सॉल्ट बन रही है, CO2 गैस बन रही है, वाटर भी बन रहा होगा। तो डाइल्यूट HCl के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं मेटल के कंपाउंड को। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये जो A है ये होना चाहिए या तो कोई मेटल कार्बोनेट या फिर होना चाहिए ये मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल बाइकार्बोनेट होगा, क्योंकि हमें पता है एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ ही रिएक्ट करके सॉल्ट और CO2 गैस और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि सॉल्ट बन रहा है कैल्शियम का, तो इसका मतलब ये मेटल क्या है, ये मेटल ज़रूर कैल्शियम है। तो हमें क्या मिला, हमारा जो A कंपाउंड है वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा या फिर वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। इसीलिए वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं उसके बाद नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। अब तक हम बचपन में जो डेफिनेशंस पढ़ते आए थे एसिड बेस की, एसिड्स आर सॉर, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, है ना, और बेसिस कैसे होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत अच्छी सी कोई डेफिनेशन एसिड और बेस की है नहीं। तो हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं एक्चुअल में हम एसिड्स किसे कह रहे हैं और बेसिस किसे कह रहे हैं। जिन सब्सटेंसेस को हम एसिड बोलते हैं उनमें क्या कॉमन है, जिन सब्सटेंसेस को हम बेसिस बोलते हैं उनमें क्या कॉमन है। तो क्या स्पेशल बात है, हम ये देख रहे हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं अगर हम उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सब हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे HCl हमें पता है एक एसिड है, इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी इसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे। क्या बनाएंगे, एक H+ आयन बन जाएगा और Cl नेगेटिव आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऐसे H2SO4 एक और एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, इसे अगर हम पानी में डिजोल्व करें, एक कुछ सोल्यूशन ले लें इसके, तो वाटर में डिसॉल्व करें हम इनको, तो क्या होगा, इसके भी आयन सेपरेट हो जाएंगे, ये भी आयोनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा, 2 हाइड्रोजन आयन्स बना देगा और साथ में सल्फेट के आयन्स फॉर्म कर देगा। ऐसे ही अगर हम कोई और एसिड ले लें HNO3, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें, HNO3 कौन सा एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड। तो इसमें भी सेम ही बात हमें देखने को मिलती है, ये क्या बनाएगा, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, H+ आयंस बनाएगा और साथ में नाइट्रेट आयंस बनाएगा। कॉमन बात हमें क्या दिखाई दे रही है, हर एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करता है। तो अब हम एसिड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये H+ फॉर्म में इस तरह से स्टेबल नहीं होते। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन बना तो एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके ये बना देते हैं H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें हम वाटर में मिलाएंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम बेसिस के बारे में देखें तो कोई बेस हमने लिया, जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा, उसमें हम वाटर मिलाएंगे तो हमें दिखाई देगा वो भी डिसोसिएट हो जाएगा पोटेशियम आयंस में और साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस में। ये जो OH नेगेटिव दिखाई दे रहा है ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। ऐसे ही अगर कोई और हम ले लें जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम वाटर मिक्स करेंगे तो ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, क्या बनाएगा, Na+ आयंस और साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस। ऐसे ही अगर हम MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस ले लें, इसकी एक बार सोल्यूशन को देखेंगे तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई देगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम आयंस और साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस। कॉमन बात हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि बेस वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। तो अब हम बेसिस को भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस
विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन। जो एक्वस सोल्यूशन उनकी बनाई जाए यानी उनको पानी में मिलाया जाए तो वो हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करेंगे। ये चीज़ हमें कॉमन दिखाई दे रही है सभी बेसिस में, ठीक है। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं या हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो पानी में मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कोई एसिड जो है वो पानी में मिलाने पर ज़्यादा डिसोसिएट हो जाता है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस बनाता है। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व करने पर कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऐसे एसिड्स जो सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट होते हैं आयंस में, यानी पूरी तरह से डिसोसिएट आयंस में नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? जो आप सिरका यूज़ करते हैं घर में खाने का, उसमें क्या प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड CH3COOH। जब हम इसकी एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो ये पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। बनाता तो है ये भी CH3CO नेगेटिव आयन बनाता है, यानी एसीटेट आयन, और साथ में हाइड्रोजन आयन बनाता है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। बहुत सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी पानी में प्रेजेंट रहते हैं, तो डिसोसिएट होता रहता है और ये आयंस दोबारा से कंबाइन होकर वापस से अपना सेम मॉलिक्यूल बनाते रहते हैं। तो इसको अगर हम पानी में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कम अमाउंट ऑफ H+ आयंस पानी में मिलेंगे। तो ऐसे एसिड को हम बोलेंगे वीक एसिड, ठीक है। और एक ऐसा एसिड जैसे कि हमारे पास है HCl, इसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और बहुत सारे H+ आयंस फॉर्म करता है, तो इसको हम बोलते हैं ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम ही बेस के बारे में बात है। एक वीक बेस हम किसे बोलेंगे? एक ऐसे बेस को जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे अगर हम वीक बेस की बात करें तो हमारे पास आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होता है? इसे जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, यानी पूरी तरह से इसका डिसोसिएशन नहीं होता। ये बनाता तो है NH4 आयंस और साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस, लेकिन कम अमाउंट में बनाता है, इसलिए हम इसको वीक बेस कहते हैं। लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि KOH या NaOH, इनको जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एक वीक एसिड या वीक बेस वो सब्सटेंस है जो कम्प्लीटली आयोनाइज या कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है पानी में मिलाने पर, जबकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वो केमिकल सब्सटेंस है, वो एसिड या बेस है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है आयंस में पानी में मिलाने पर, ठीक है। तो जब हमने पता ही कर लिया कि एसिड्स और बेस एक्चुअल में होते क्या हैं, एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेस वो सब्सटेंस हैं जो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी हमने पीछे बात की थी, एसिड और बेस को अगर हम मिक्स करते हैं तो बनाते हैं रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड क्या है? एसिड एक कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, HX, कोई हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम तो है ही है, और साथ में कोई नॉन मेटल है जैसे HCl है ना, H2SO4 ऐसा कुछ। और बेस क्या है? बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कोई मेटल प्रेजेंट है और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। मेटल जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम KOH, NaOH। तो जब ये इस तरह के दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? ये जो नॉन मेटल वाला और मेटल का पार्ट है ये तो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, रिएक्ट करके MX केमिकल बना देते हैं, और साथ में ये जो बचा हुआ H है और OH है, H+ आयंस जो बन रहे हैं और OH नेगेटिव आयंस जो बन रहे हैं, यानी हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस, ये आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं वाटर। H+ आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं, तो हमें एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो अब हम ये देखते हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी की हेल्प से कि एसिड्स जो होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही शो करते हैं। अब एक्चुअल में एसिड्स क्या हैं? एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा H+ आयंस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली वो एसिड की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? एसिडिक प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टी H+ आयंस की वजह से, हाइड्रोजन आयंस की वजह से। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस वो प्रोड्यूस करेगा उतने ही ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी वो शो करेगा। अगर हाइड्रोजन आयंस वो प्रोड्यूस नहीं करेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी वो शो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस बेस क्यों है? क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयंस बना रहे हैं। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है? वो हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से। अगर वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर जब तक हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते तब तक वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करता और वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं? हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ लिया है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है, और उसमें हमने ऐड कर दिया कंसनट्रेटेड H2SO4। तो जब हम NaCl में NaCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है? हमें HCl गैस मिलती है और साथ में हमें एक कंपाउंड मिलता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो एक गैस फॉर्म हो रही है जो कि है HCl गैस। तो ये जो हमने रिएक्शन किए क्यों किए? HCl गैस प्रोड्यूस करने के लिए किए। अब ये जो HCl गैस है इसको भी हम पास कर देते हैं किस में से? इसको हम पास करें एक गार्ड ट्यूब में से जिसके अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में स्पेशल बात क्या है कि इस HCl गैस में अगर कुछ मॉइस्चर था तो उस सारे मॉइस्चर को ये कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी ड्राई HCl गैस। ऐसी HCl गैस है हमारे पास, इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल भी कोई मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक कॉर्क लगा दिया अपने टेस्ट ट्यूब पर और एक डिलीवरी ट्यूब ऊपर लगा दी जिसमें से ये ड्राई HCl गैस जो है वो पास हो रही है। और इस ड्राई HCl गैस को हम एक बार पास करते हैं ड्राई लिटमस पेपर। हमने क्या लिया है? एक ड्राई लिटमस पेपर लिया है ब्लू कलर का और उस पर हम पास कर रहे हैं ड्राई HCl गैस। इस पर हम पास कर रहे हैं ड्राई HCl गैस, बिल्कुल पानी इसमें नहीं है। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये गैस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी, नो चेंज इन कलर। लेकिन अगर हम ड्राई HCl गैस को पास करते हैं किस पर? मॉइस्ट लिटमस पेपर से, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। अब हम लिटमस पेपर को गीला करके यहाँ पर लेकर आए हैं, उसमें पानी प्रेजेंट है। तब हम क्या देखेंगे कि लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा। अब ये जो गैस है ये कलर को रेड कर देगी, कलर चेंजेस टू रेड। अब हमें पता है एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो यहाँ हमने क्या स्पेशल बात देखी कि ड्राई कंडीशंस में HCl गैस, HCl तो वैसे एसिड है, हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्राई कंडीशंस में HCl गैस ने अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं की, उसने ब्लू लिटमस को रेड नहीं किया। लेकिन मॉइस्ट कंडीशंस में यानी वाटर में डिजोल्व हुई जब HCl गैस, उसके बाद ही उसने अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो की, उसके बाद ही उसने ब्लू लिटमस को रेड किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि HCl जब वाटर में डिजोल्व होता है तभी वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, तभी वो डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करने के लिए। और एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? हाइड्रोजन आयंस की वजह से ही है। ड्राई कंडीशंस में क्योंकि यहाँ पर नो हाइड्रोजन आयंस, कोई हाइड्रोजन आयंस थे ही नहीं, इसलिए कोई एसिडिक प्रॉपर्टी इसने शो नहीं की, नो एसिडिक प्रॉपर्टी। लेकिन मॉइस्ट कंडीशंस में क्या हुआ? अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस बन गए थे तो इसलिए ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था, ठीक है। तो एसिड्स अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज सिर्फ मॉइस्ट कंडीशंस में ही शो करते हैं, वाटर में डिजोल्व होने पर ही उनमें हाइड्रोजन आयंस फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ड्राई कंडीशंस में वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, जब तक हाइड्रोजन आयंस नहीं बनेंगे तब तक एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। एक और एक्टिविटी हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं। अब हमें पता है कि एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करें एक्वा सोल्यूशन में, तो उनमें हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है। HCl है, HNO3 है, हमें दिखाई दे रहा है कि इनमें हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसीलिए हाइड्रोजन आयन बना पाता है। अब इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जैसे ग्लूकोज।
अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर क्या होता है C6H12O6। इसमें तो 12 हाइड्रोजन के एटम है, तो क्या ये भी एसिड की तरह बिहेव करेगा? या फिर अल्कोहल, जैसे अल्कोहल की अगर हम बात करें, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इसका क्या फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे पढ़ेंगे जब हम कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है इतने सारे हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो क्या ये भी एसिड की तरह बिहेव करेंगे दोनों? नहीं, ये दोनों एसिड की तरह बिहेव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एसिड्स की तरह सिर्फ वो कंपाउंड्स बिहेव करते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ग्लूकोज को या फिर इथाइल अल्कोहल को, इनको अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कोई हाइड्रोजन आयंस फॉर्म नहीं होते, इसलिए ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव नहीं करते। एक एक्टिविटी की हेल्प से हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हमने क्या किया, यहाँ पर एक रबर कॉर्क ले रखा है और उसमें हमने 2 कीले लगा रखे हैं जो बिहेव करें इलेक्ट्रोड्स की तरह, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और हमने एक तरफ को कनेक्ट कर रखा है अपनी बैटरी लगा के उसकी नेगेटिव टर्मिनल से, और दूसरी नेल को हमने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, बीच में हमने एक स्विच लगा रखा है और यहाँ हमने एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है। एक बीकर के अंदर हमने ये दोनों नेल्स रखी हुई हैं और इस बीकर में हमने भरी हुई है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन। एक एसिड की सॉल्यूशन हमने इसमें भरी हुई है। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये जो HCl सॉल्यूशन है इसमें प्रेजेंट है आयंस, H+ आयंस प्रेजेंट है। तो वो आयंस जो हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ को मूव करना शुरू करेंगे। किधर जाएंगे? वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और मूवमेंट ऑफ चार्जेस यानी करंट फ्लो होगा। करंट को वो कंडक्ट करेंगे तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा, और सर्किट पूरा हो जाएगा तो ये बल्ब जो है ये ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर डाइल्यूट HCl की जगह यहाँ पर हम भर दें ग्लूकोज सॉल्यूशन या फिर अल्कोहल की सॉल्यूशन भर दें, तो क्या होगा? क्योंकि ये कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, तो कोई करंट यहाँ पर इधर से उधर फ्लो, करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे ये, क्योंकि आयंस जब तक इधर से उधर फ्लो नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो करंट कंडक्ट नहीं हो रहा है। करंट यहाँ पे क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो क्योंकि कोई आयंस फॉर्म नहीं होंगे तो सर्किट यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट तो बीच में से टूटा हुआ है, तो उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब डज नॉट ग्लोज। तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा ग्लूकोज सॉल्यूशन में अल्कोहल के साथ में, इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज या अल्कोहल कोई भी हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ग्लूकोज और इथेनॉल या अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जबकि अगर हम इसमें कोई एसिड फिल करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइल्यूशन के बारे में। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एसिड है या बेस है, ठीक है, उसमें हम और वाटर ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाए पर यूनिट वॉल्यूम। अभी हमने कुछ पर्टिकुलर सपोज कीजिए कि 1000 मिलीलीटर हमारे पास सॉल्यूशन थी और उसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस थे। ठीक है, हमने क्या किया, इस 1000 मिलीलीटर में, ये तो थी हमारे पास 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन तो थी, साथ में इसमें हमने ऐड कर दिया 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर देखेंगे जो सॉल्यूशन बनेगी उसमें 2000 मिलीलीटर ऑफ वाटर में सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट है जो 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे। इसका मतलब क्या है कि अब इस सॉल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम इसमें 1 मिलीलीटर में देखें तो 1 मिलीलीटर में इसके अब हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसेंट्रेशन कम हो गई है ना। सपोज इसमें 10 टू द पावर 3 हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट थे 1000 मिलीलीटर में, और अब हमने इसमें 1000 मिलीलीटर वाटर और डाल दिया, तो हाइड्रोजन आयंस तो अभी भी इसमें कितने रह गए, 10 टू द पावर 3 ही रह गए। ठीक है, तो पहले 10 टू द पावर 3 हाइड्रोजन आयंस 1000 मिलीलीटर में प्रेजेंट थे, अब 10 टू द पावर 3 हाइड्रोजन आयंस 2000 मिलीलीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, पहले अगर 1 मिलीलीटर में
1000 मिलीलीटर में 10⁻³ थे, तो 1 मिलीलीटर में अगर सपोज एक हाइड्रोजन आयन था, तो अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ 2 मिलीलीटर में एक हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो 1 मिलीलीटर में तो अब सिर्फ आधा आयन रह गया है। आधा आयन मतलब कुछ तुक नहीं है इसकी, लेकिन हाइड्रोजन आयन का अमाउंट अब क्या हो गया है, पर यूनिट वॉल्यूम आधा रह गया है। तो इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी पर यूनिट वॉल्यूम हम हाइड्रोक्साइड आयंस या हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। कैसे? वाटर मिक्स करके हमारे एसिड में या बेस में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। और अब जो एसिड और बेस हमारे पास बन गया, उसको हम कहेंगे ये डाइल्यूटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ कंसनट्रेटेड है, ये एसिड कंसनट्रेटेड है, ये एसिड डाइल्यूटेड है। एक्चुअल में ये कैसी टर्म्स हैं, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। एक दूसरे के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि ये कंसनट्रेटेड है या ये डाइल्यूटेड है। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है कि उसमें एसिड ज़्यादा है और पानी कम है, और डाइल्यूटेड क्या है, इसके कंपैरिजन में इसमें एसिड कम है और पानी ज़्यादा है। तो जब हम एसिड या बेस को डाइल्यूट करते हैं, यानी उसमें पानी मिक्स करते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। प्रिकॉशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है, ये कैसा है, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी इसमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। जब हम पानी में एसिड या बेस डालते हैं, तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो इसलिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं जब भी हम ये डाइल्यूशन कर रहे हैं। चाहे हम एसिड में वाटर मिक्स करें, चाहे बेस में वाटर मिक्स करें, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या ध्यान रखेंगे? एसिड और बेस में जब हम वाटर डाल रहे हैं, या एसिड और बेस में वाटर तो हमें डालना ही नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेकर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड या बेस डालते हैं। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड एसिड या बेस। ठीक है, ऐसा हम नहीं करेंगे कि हमने क्या किया, एसिड ले रखा है खूब सारा और उसमें पानी डाल दिया। उससे क्या होगा, जैसे ही ये वाटर एसिड में जाएगा, तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये वाटर तुरंत से वेपर्स में चेंज हो जाएगा, ये वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो साथ में ये क्या हो सकता है, अपने साथ में इस एसिड को ये स्प्लैश कर सकता है हमारे ऊपर। ठीक है, उसकी वेपर्स ऊपर आएंगी, साथ में एसिड भी हमारे ऊपर स्प्लैश हो सकता है। और एसिड्स हमें पता है कैसे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर, यानी बहुत सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट करके उनको ये डैमेज कर देते हैं। ऐसे हमारे टिश्यूज़ पर भी अगर ये गिर जाते हैं, तो हमारे टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करते कि एसिड के अंदर हम वाटर डाल रहे हैं। हम वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करते हैं और साथ में कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहते हैं, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो इवनली वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। ठीक है, अगर वाटर हम ऐड करेंगे एसिड या बेस में, तो क्या होगा, अगर हम प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, और अगर हम वाटर ऐड कर देंगे एसिड या बेस में, तो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो सकती है कि हो सकता है हम जो जिस टेस्ट ट्यूब में या बीकर में काम कर रहे हैं वो टूट जाए, है ना। वो टूट जाएगा तो जो एसिड या बेस जिसमें हम काम कर रहे हैं वो हमारे ऊपर स्प्लैश हो सकता है। ठीक है, और तो हम क्या करते हैं, वाटर को अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड बेस में ऐड करेंगे, तो जो हीट जनरेट होगी, तो हो सकता है उससे मिक्सचर जो है वो स्प्लैश हो जाए हमारे ऊपर, बर्न्स कॉज कर दे, या वो टेस्ट ट्यूब टूट जाए जिसकी वजह से वो मिक्सचर हमारे ऊपर गिर जाए। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है, हम कभी भी एसिड या बेस में वाटर ऐड नहीं करेंगे। हमेशा ज़्यादा वाटर लेकर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड या बेस ऐड करेंगे और साथ में हम उसे स्टर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। ठीक है, तो यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि प्रिकॉशंस हमें क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जब हम एसिड या बेस को डाइल्यूट करते हैं। तो अगर एसिड या बेस में हम वाटर डालेंगे तो हीट की वजह से वो ग्लास कंटेनर ब्रेक हो सकता है, ये एसिड हमारे ऊपर स्प्लैश हो सकता है और हमें जला सकता है। तो हमें करना क्या है, हमें हमेशा वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप करके एसिड या बेस डालना है विथ कांस्टेंट स्टरिंग। साथ में हम स्टर करते रहेंगे उसको लगातार, ताकि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट वाटर में होती रहे। ठीक है,
तो कंसनट्रेटेड एसिड हम किसे कहते हैं? कंसनट्रेटेड एसिड हम उसे कहते हैं जिसमें हाई कंसनट्रेशन हो H प्लस आयंस का, हाइड्रोजन आयंस का जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है उतना ही हमारा एसिड कंसनट्रेटेड है। ऐसे जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट है सोल्यूशन में उतना ही हमारा बेस कैसा है? कंसनट्रेटेड है। तो कंसनट्रेटेड एसिड या कंसनट्रेटेड बेस जिसमें पानी का अमाउंट कम है और उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस है। इसके कंपैरिजन में एक डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस कौन सा होगा? जिसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा है और पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन कम है। तो इसी के बेसिस पर अब हम देखते हैं अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डू HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? HCl और HNO3 तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जिनमें हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट है वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते? तो अभी हमने पीछे एक्टिविटी में देखा था, कौन सी एक्टिविटी हमने की थी पीछे? यही वाली एक्टिविटी की थी जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा था। तो हमने क्या देखा था कि HCl है या H2SO4 है, HNO3 है, ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और इन हाइड्रोजन आयंस की वजह से ही ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जबकि ग्लूकोज सॉल्यूशन है या अल्कोहल सॉल्यूशन है, ये कोई हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। ये वाटर में मिक्स करने के बाद डिसोसिएट नहीं होते, कोई हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। तो नो हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, इसीलिए ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, यही बात आपको बतानी है यहाँ पे। वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड? क्योंकि एसिड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है टू फॉर्म आयंस, डिसोसिएट टू फॉर्म आयंस। ये आयंस इधर से उधर मूव करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव आयन होगा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव आयन होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और मूवमेंट ऑफ चार्जेस यही है करंट, तो इसलिए ये करंट को कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? ये भी हमने पीछे अभी एक्टिविटी की थी। हमने देखा था ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करती, जबकि मॉइस्ट लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि ड्राई HCl, जब तक HCl ड्राई है, हमने वाटर में मिक्स नहीं किया है, ये कोई आयंस फॉर्म नहीं करता, ये H प्लस आयंस फॉर्म नहीं करता, डिसोसिएट नहीं होता H प्लस आयंस फॉर्म करने के लिए, और H प्लस आयंस ही हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी की जब तक H प्लस आयंस फॉर्म नहीं होंगे तब तक हमारा कंपाउंड एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर हमारे पास होगा तो उसमें क्या होगा? जैसे HCl वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो क्या बन जाएगा? HCl की एक्वस सॉल्यूशन यानी यहाँ पर बन गई है, उसमें ये डिसोसिएट हो जाएगा और हाइड्रोजन आयंस फॉर्म कर देगा, और इसीलिए ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और इसीलिए ये लिटमस पेपर के कलर को यहाँ पर चेंज कर देगा। While diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? क्यों रिकमेंड करते हैं हम कि एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालें, वाटर को एसिड में नहीं डालें? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वाटर जो है वो वेपोराइज हो जाएगा। वेपोराइज हो जाएगा तो जैसे ही वो वेपर्स ऊपर आएंगी साथ में वो एसिड को भी हमारे ऊपर स्प्लैश कर सकती हैं, या जिस ग्लास कंटेनर में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं ज़्यादा हीट की वजह से हो सकता है वो ग्लास कंटेनर ब्रेक हो जाए और वो एसिड सॉल्यूशन हमारे ऊपर गिर जाए और बर्न्स कॉज कर दे। How is the concentration of hydronium ions affected when a solution of acid is diluted? एसिड की सॉल्यूशन है हमारे पास कोई, उसमें हम वाटर ऐड करके उसे डाइल्यूट कर रहे हैं, तो हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी? डाइल्यूट कर रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयंस तो पहले जितने थे वो उतने ही रहे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अब बढ़ गया क्योंकि उसमें वाटर और ऐड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। पहले अगर 1 मिलीलीटर में
पहले 1 मिलीलीटर में ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस थे, अब 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कम हाइड्रोनियम आयंस रह जाएंगे। ठीक है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन में और बेस डाल रहे हैं, पानी नहीं डाल रहे हैं, इस बार बेस डाल रहे हैं। बेस डाल रहे हैं तो क्या होगा, ये और हाइड्रोक्साइड आयन सप्लाई करेगा, है ना। ये तो आयोनाइज होगा इसमें जाकर और हाइड्रोक्साइड आयन सप्लाई करेगा। तो इस बार क्या होगा कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसमें वाटर डाल रहे होते तो क्या होता, वाटर वॉल्यूम बढ़ जाती सॉल्यूशन की, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही रहती, तो पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती। कब, अगर हम इसे डाइल्यूट कर रहे होते पानी ऐड करके। लेकिन हम तो इसमें क्या करें, और बेस डाल रहे हैं, पानी उतना ही है, बेस हमने और डाल दिया, तो क्या हुआ, वो बेस भी पानी में जाकर आयोनाइज हुआ, तो हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन इस बार बढ़ जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोक्साइड आयंस का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ी यहाँ पर बेसिक बातें एसिड्स बेसिस के बारे में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है, अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन जहाँ उसका गिवन होता है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, पीएच के बारे में और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और साथ में हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।